नमस्कार, मैथ्स व्यूअर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी में 16.3 तक हमने उसे किया है। आप चाहें तो पहले आप उसको देखें जिससे कि आपको प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी को समझने में आसानी होगी। तो आइए हम प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले प्लस 2 में जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन 16 इस चैप्टर में देखेंगे क्लास प्लस 2 के चैप्टर्स में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है फिर से हम समझकर उसके क्वेश्चंस को करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कहते हैं सहप्रबंधित प्रायिकता। क्या कहते हैं? सहप्रबंधित प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। तो हम क्या इसको समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप। तो देखो हमारे पास क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 पेयर कॉइन्स। हम 3 कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, पेयर कॉइन्स को टॉस करेंगे और टॉस करने पर सैंपल स्पेस जो हमारा प्रतिदर्शन समिष्ट बनता है वो क्या बनता है, सैंपल स्पेस। कि हम हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। तो ये आपका प्रति समिष्ट बन गया, मतलब सैंपल स्पेस बन गया। यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। आपको सैंपल स्पेस नहीं बनाना आता है तो आप प्लीज क्लास 11 के क्वेश्चंस को देखकर आएं, जिससे कि आपको प्लस 2 के क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी इजी लगेगा। क्योंकि आपको जब तक आप प्लस 1 के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो प्लस 2 के क्वेश्चन को समझने में आपको डिफिकल्ट लगेगा। वैसे आप उसको देख लेंगे तो ज्यादा आसानी तरीके से समझ लेंगे। तो आइए, तो हमारे पास क्या है, वी कैन असाइन द प्रोबेबिलिटी 1/8 ऑफ ईच सैंपल पॉइंट। वो ये बोल रहा है कि हमारे पास दो, देखो हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉइन को जब हम उछालते हैं तो दो प्रोबेबिलिटी आती है, या हेड आता है या टेल आता है। अब जितने भी कॉइन्स को हम उछालेंगे, मान लो ये 2 बार उछालेंगे, ठीक है, तो ये 2 की पावर k का मतलब ये है कि 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। मान लो मैंने 3 बार उछाला तो 2 की पावर कितना हो गया, 3। 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8। मतलब हमारी आउटकम्स कितनी आएंगी, 8 आएंगी, जो कि हमारे सामने है। ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर 8 कितनी आउटकम्स है, 8 की 8 आउटकम्स आ गई। अब वही कह रहा है कि हमारी जो हर एक प्रोबेबिलिटी है वो हर एक कौन सी है, 1/8 है हर एक सैंपल पॉइंट की। मतलब क्या है, जैसे इस कितने टोटल नंबर आएंगे, 8 प्रोबेबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 प्रोबेबिलिटी होगी। मगर इस अकेले के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/8। इस अकेले के लिए 1/8, इस अकेले के लिए 1/8। इसी तरीके से सभी के लिए क्या है, 1/8 होगी। ठीक है, तो ईच ऑफ द सैंपल पॉइंट कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, फिर अब उसको समझने के लिए तो उसने 2 इवेंट लिए हैं। क्या, लेट ई एट लीस्ट 2 हेड अकर्स, मतलब जिसमें कम से कम आपके 2 हेड तो आने ही आने चाहिए। और एफ में क्या लिखा है, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। एफ में वो आएंगे जो कि पहला कॉइन क्या शो करेगा, टेल करेगा, जब हम 3 टॉस को फेंकेंगे, 3 कॉइन को टॉस, 3 बार टॉस करेंगे एक कॉइन को। तो देखो हमारा जो पहला है एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब ये है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 टेल आने, 2 हेड आने ही चाहिए। 2 नहीं आ, 3 भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, मगर 2 तो आने ही आने चाहिए। तो देखो 3 हेड आ गए, 2 हेड आ गए, 2 हेड आ गए, 2 हेड आ गए। तो हमने इसी में से छांटे हैं जो हमने प्रदर्शनी समिष्ट बनाया था, मतलब सैंपल स्पेस बनाया था, इसी में से मैंने छांट के लिख ली है। अब एफ में देखें, एफ में उसने बोला है फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा शो करना चाहिए टेल। तो आप देख सकते हैं ये भी फर्स्ट शो कर रहा है, ये भी टेल शो कर रहा है, ये भी टेल शो कर रहा है, और लास्ट वाला भी शो कर रहा है। तो उसी को हमने सैंपल स्पेस में लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चाहूँ तो इस इवेंट की, इस इवेंट की, इस घटना की मैं क्या निकालूं, प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रायिकता निकालूं। तो पी ऑफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। क्योंकि मैंने बताया था हर किसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/8 है। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 आ गया, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। शायद यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको।
इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ले तो ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, टोटल को ऐड करेंगे तो 4/8, 1/2। तो यहाँ तक तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें कहाँ यूज हो रही है। ये तो सारी चीज हम पहले ही जो क्वेश्चन में दिया करते थे सेम उसी प्रकार से कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज अभी होगा, आप ध्यान से समझते चले। तो यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई, 1/2। तो ई इंटरसेक्शन एफ, हम ये देखें कि दोनों ही इवेंट्स के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं इसका पहला और इसका आखिरी पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड। ठीक है, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, एक एक पॉइंट का 1/8 हो गया प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/8 हो गई। अब यहाँ तक तो हमने जैसे +1 में किया था उन्हीं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेके दिखा करके देखा, मगर अब इसमें कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब प्रतिबंध कैसे लगाएंगे, आओ देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, सपोज वी आर गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन शोज टेल। मान लिया कि जो पहला कॉइन है वो क्या शो कर रहा है, सबसे पहले मैंने कॉइन को टॉस किया और पहला कॉइन हमेशा ऐसा आता है जिसमें क्या आता हो, टेल आता हो। तो टेल आ गया, देयरफॉर एफ अकर्स, क्या अकर कर रहा है, एफ कर रहा है, क्योंकि टेल कब आता है, जब एफ इवेंट के अंदर वही कोई नंबर, वही कोई घटनाएं हैं जिसके अंदर टेल आता है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, इधर भी फर्स्ट टाइम, इसमें भी फर्स्ट टाइम, इसमें भी फर्स्ट टाइम, इसमें भी फर्स्ट टाइम। आगे क्या बोल रहा है, द सैंपल पॉइंट ऑफ एफ विच इज फेवरेबल टू इवेंट ई इज टेल हेड हेड। तो ये बोल रहा है कि सैंपल सैंपल पॉइंट में हम देखें कि एफ के अंदर जो फेवरेबल है, जिसके अंदर इवेंट ई भी आता हो, मतलब वो ये कहता है कि एफ इवेंट हो जाने के बाद, एफ इवेंट हो जाने के बाद हम ई में देखें कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एफ में भी आ रहा है और टी में भी ई में भी आ रहा है। तो देखो हमने बताया था कि ये दोनों सेम ही पॉइंट है, इसलिए वो पॉइंट क्या होगा, टेल हेड हेड होगा। तो यहाँ पर उसने लिख दिया, thus the probability of E considering F as the sample space, वो ये बोल रहा है कि हम ये माने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, ई की प्रोबेबिलिटी कंसीडर करें कब, जब एफ हो चुका हो, क्या हो चुका हो, पहले ही घट चुका हो, तब हम एफ ई को देखें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 कैसे होगा, तो देखो हमारे पास इन दोनों सैंपल स्पेस के अंदर कितने प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 4 है, तो टोटल में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो क्या आ गया 1/4। और हम इसे ये भी कह सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट द इवेंट ई इवेंट एफ हैज अकर्ड, मतलब वो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम निकालेंगे, जब निकालेंगे कब, जब एफ अकर हो चुका हो। एफ क्या हो चुका हो, अकर मतलब वो एफ की घटना घट चुकी हो, तब हम ई की देखेंगे प्रोबेबिलिटी। मतलब ई की प्रोबेबिलिटी देखने का मतलब क्या है कि ई में क्या था, फर्स्ट कॉइन ई में क्या था, एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए। तो हम ई को जब देखेंगे जब हमारे 2 हेड तो आएंगे, मगर कंडीशन ये है कि पहला जो कॉइन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए टेल। तो मैंने मान लिया कि पहला कॉइन टेल है, तो उसमें कॉमन क्या आ रहा था, यही, तो ये 1/4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाए तो हमारा क्या कहते हैं, देखो, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। मतलब प्रतिबंध, सप्रतिबंध लगा दिया। मतलब प्रतिबंध कैसे लग रहा है, क्योंकि प्रतिबंध लग रहा है एफ के द्वारा ई पर। एफ ये कह रहा है कि हमने पहले ही कह दिया कि पहले टेल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, फिर उसके बाद हेड आए, 2 बार आए, तो हम ई को ले लेते हैं। तो मतलब एफ तो बाद में आएगा, मगर पहले हमारा क्या हो चुकी होगी, पहली जो एफ की घटना हो चुकी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ऑफ ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। कब, जब एफ क्या हो चुका हो, घटना घट चुकी हो एफ की, एंड देन इज डिनोटेड बाय पी ई स्लैश एफ। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पी ई स्लैश एफ। देखो नीचे वही होगा जो घटना पहले घट चुकी होगी, और ई ऊपर वो होगा जिसपे इसकी कंडीशन या इसका प्रतिबंध लगाया गया होगा, किसके द्वारा, एफ के द्वारा ई पर प्रतिबंध लगाया गया होगा, उसको लिखेंगे। तो 10, तो पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। पी स्लैश एफ क्या हो गया, 1/4। अब इसकी हम फॉर्मूला को कौन सा यूज करेंगे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को तो हमने समझ लिया, अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो देयरफॉर द पी इंटरसेक्शन नहीं,
पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब वो ऊपर नंबर आएंगे जो कि ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ के अंदर जो कॉमन होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ, वो एलिमेंट्स जो कि एफ को फेवर करते होंगे, तो वो हो जाएगा एन इंटरसेक्शन एन ब्रैकेट एफ हो जाएगा। तो हमारा पी ई स्लैश एफ देखो क्या होगा, याद रखें जो आपका नीचे होगा ई स्लैश एफ, तो एफ आएगा आपका नीचे, और ई स्लैश एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा आपका ऊपर। बस आपको ये याद रखना है कि पहले हमारी जो कंडीशन यहाँ लग रही होगी वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। मान लो मैं ये कहूँ कि पहले कोई ये कहूँ कि कंडीशन हम पहले ई की लगा रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका एन ऑफ ई, और ऊपर क्या आ जाएगा पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये आ जाएगा। मतलब ये है जो इस पे कंडीशन ई, अब इसको हम क्या कहेंगे कि ई प्रतिबंध लगा रहा है एफ पर, ई कंडीशन लगा रहा है इस पे एफ पर, और इसमें एफ कंडीशन लगा रहा है ई पर। तो जब ई कंडीशन ई प्रतिबंध लगाएगा एफ पर तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, जब एफ प्रतिबंध लगाएगा ई पर तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे जिससे कि आपके दिमाग में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जब तक हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, मगर इजीली आप जब उसको समझ लेंगे जब आपके सामने इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज को करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिसका क्वेश्चंस में यूज होगा। तो देखें, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो हम इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ, ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। बस यहाँ पर मैंने यहाँ फॉर्मूला उसमें लिया है जब एफ कंडीशन लगा रहा है ई पर, ठीक है, एफ प्रतिबंधित कर रहा है ई को, तब हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, से संबंधित प्रायिकता की क्या, इफ क्या कंडीशंस हैं, इफ एस बी ए सैंपल स्पेस, जब एस एक सैंपल स्पेस होगा तो पी स्लैश एफ मतलब सैंपल स्पेस, जब एफ सैंपल स्पेस पर प्रतिबंध लगाएगा, क्या लगाएगा, कंडीशन लगाएगा, तो क्या बनेगा, पी एफ स्लैश एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने देखो पी स्लैश एफ को क्या लिखा है, पी इंटरसेक्शन एफ, एस और एफ में इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो एफ ही तो इंटरसेक्शन लेने पर क्या कॉमन आएगा सैंपल स्पेस में, एफ ही तो कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में तो यही है। इसको हम लिखेंगे तो देखो पी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू एफ पी ऑफ एफ स्लैश एफ ही होता है, जो कि किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि इन दोनों को काट देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि पी एफ स्लैश एफ का मीन ये है कि यहाँ पर पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ, तो आप जानते हैं एफ में तो एफ ही कॉमन आएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ, कटिंग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख दिया है। अब आगे देखें क्या है, दूसरा हमारा है, इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स, ए और बी 2 इवेंट्स हैं कोई, ऑफ ए सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के 0 नहीं होनी चाहिए, देन मतलब एफ जो एफ इवेंट है वो खाली नहीं होना चाहिए, देन पी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश एफ, पी ए यूनियन बी स्लैश एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए स्लैश एफ प्लस पी ऑफ बी स्लैश एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लैश एफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखनी है ध्यान से। क्या पी ऑफ ए यूनियन बी क्या स्लैश एफ क्या होता है, पी ऑफ ए स्लैश एफ पी ऑफ बी स्लैश एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लैश एफ। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा आपकी प्रॉपर्टी है पी ऑफ ई डैश स्लैश एफ, मतलब ई डैश का मतलब ये जो कि ई के अंदर नहीं है, पी डैश का मतलब क्या होता है, जो कि ई के अंदर नहीं है वो पी डैश हो जाएगा, ई डैश होगा, ई डैश, तो पी ऑफ ई डैश स्लैश एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई स्लैश एफ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि 3 फॉर्मूले मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें सीधे सीधे यूज होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज। आइए एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, फाइंड दी पी ई स्लैश एफ एंड पी एफ स्लैश ई। तो ये हमें निकालना है, तो ध्यान से समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखें, हमारे पास फॉर्मूला जो था हमारे पास उसको यूज करेंगे, पी ऑफ ई स्लैश एफ। ई स्लैश एफ होता क्या हमारे पास, पी ऑफ ई ई इंटरसेक्शन एफ इज अपॉन पी ऑफ एफ, ये आएगी वैल्यू। तो देखो पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आपके पास 0.2 दे रखी है, पी पी ऑफ एफ की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, पी ऑफ एफ की वैल्यू 0.3, ये लिख दिया। तो हमने क्या किया, डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, नीचे से डेसिमल हटाया, फिर जीरो लगाया, ये कट जाएगा आपका जीरो से, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये आपका 2/3 आ गया पी ऑफ ई स्लैश एफ की वैल्यू आपके पास, तो ये आ गई 2/3। इसी प्रकार से आप पी ऑफ एफ स्लैश ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखो ई इसमें कंडीशन लगा रहा है एफ पर, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, या इसको एफ इंटरसेक्शन ई भी लिखेंगे, बात एक ही है। तो पी ऑफ नीचे जो है वो इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कंडीशन लगाता है वो नीचे आता है। अब देखो पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 और पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 0.6। इसी प्रकार जीरो नीचे से डेसिमल हटाया तो ऊपर जीरो आ गया, ऊपर से डेसिमल हटाया तो नीचे जीरो आ जाएगा। तो इसको आप जीरो से जीरो काट दें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1/3। तो आपकी पी ऑफ ई स्लैश एफ की वैल्यू कितनी आई, पी ऑफ ई स्लैश की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं पेपर में। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे इतना खास क्वेश्चन था, ये नहीं था, मगर हो सकता है एक नंबर में आपकी किस्मत हो तो शायद आ भी जाए पेपर में। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें फिर। तो हमारे पास है कंप्यूट ए पी ऑफ ए स्लैश बी, ये हमें निकालना है। इफ पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32, ये हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ए स्लैश बी, मतलब बी कंडीशन लगा रहा है ए पर। तो देखें पी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बी लगा रहा है तो नीचे क्या आएगा, बी आएगा। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 0.32 डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो देखें आप यहाँ पर ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे आपके, और यहाँ पर एक इसको हटाएंगे तो आपका ऊपर एक जीरो आ जाएगा। इस जीरो से जीरो को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 32/50, इसको कटिंग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, किस पे काटे, 2 के टेबल पे काटेंगे तो आ जाएगा 16, और 2 पे यहाँ काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो पी ऑफ ए स्लैश बी क्या आ गई आपकी वैल्यू, 16/25 आ गई। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया हो, ठीक है बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कंडीशन लग रही है उसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर बस, और डेसिमल हटाओ, जीरो लगाओ, और डेसिमल हटाओ, एक जीरो ऊपर लग गया, कैंसिल, जीरो से जीरो हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको कटिंग कर दिया 2 के टेबल पे, तो ये 16/25 आ गया। शायद इतना पता लग गया होगा। अगर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू 0.4, मतलब ए कंडीशन लगा रहा है बी पर, तो हमारा 0.4 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो हम पहला निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे निकालेंगे, देखो पी ऑफ बी स्लैश ए हमें दे रखा है, तो ये क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कंडीशन कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, तो पी ऑफ ए। तो देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो हमें पता नहीं है। अच्छा, हमें पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.8, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.4। तो 0.4 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 0.8। अब ये देखो बेटा यहाँ पर डिवाइड में है, दिस साइड यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
0.4 इंटू 0.8 गुणा कर दें आप इसको। अब आपको डेसिमल नहीं गुणा करना आता है तो नीचे 10 लगा लें, इसको डेसिमल को नीचे 10 लगा लें। 8 4 जा कितना होता है 32 डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.32। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब वो पूछ रहा है P ऑफ A स्लैश बी निकालो। तो P ऑफ A स्लैश बी की वैल्यू क्या है, देखो P ऑफ कौन कंडीशन लगा रहा है, B लगा रहा है, तो A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। अब आप P ऑफ B की वैल्यू देखें तो P ऑफ B हमारे पास कितना है 0.5 है, और इसकी वैल्यू तो हम अभी निकाल के हटे हैं, तो 0.32 डिवाइड बाय 0.5। डेसिमल हटा दें सेम इसी वे में 32 पर 0 आ जाएगा। यहाँ से दो ये हटेगा तो कितने जीरो आएंगे नीचे, नीचे आएंगे 2 0, तो आ गया 00, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको कट कर देना आप, तो ये आ जाएगा 16/25 जो कि 2 के टेबल पे आपका कट जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट वो कह रहा है हमारे पास P ऑफ A यूनियन B निकालना है, P ऑफ A यूनियन B निकालना है। तो देखो P ऑफ A यूनियन B कैसे आएगा। अब आप जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपको फॉर्मूला हमने क्लास 11 में बताया था, उसी का यूज किया है। P ऑफ A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P ऑफ A की वैल्यू है 0.5, P ऑफ B 8 और P ऑफ B की वैल्यू 0.5 माइनस P ऑफ 32। ये माइनस करना है तो इसको आप ऐड कर लें, तो ये बन जाएगा 1.4। ठीक है, ये बन गया 4 नहीं बनेगा, 1.3 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 0.32 से, तो देखो आपको यहाँ पर घटा के भी दिखा देता हूँ। 1.3 को हम 0.32 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम अपने आप से एक 0 ले लेंगे, इसको घटा दें तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8, 2 में से 10 में से 2 गए 8 हो गया, 2 में से 3 गए तो कितने आ गए बेटा, 2 में से हाँ सॉरी 2 में से 3 मतलब 2 बच जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 3 चले जाएंगे, आपके कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आ गया 0.98 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। शायद इतना समझ आ गया होगा। पेपर में हो सकता है आपसे कोई भी कंडीशन पूछ ले, ये ऐसे देकर ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपको शायद ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और बेटा आपको ये मेरे प्रकार द्वारा दिए हुए क्वेश्चन जो भी आपको मैं कराता हूँ आपको समझ आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए। और और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि आपके द्वारा एक किया गया लाइक हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाएगा और आगे चलकर हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कोई भी क्वायरी रहती है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है हमारे कराने पर भी, तो आप हमसे कमेंट करके बात भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से और द्वारा क्लैरिटी से हम उस बात को क्लियर करके आपको समझा सके। शायद आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं फिर एक्सरसाइज के। तो देखें बेटा, इवेलुएट P ऑफ A यूनियन B निकालना है। इफ 2 P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू 5/13 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन A स्लैश B इज इक्वल टू 2/5 दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, P स्लैश B की वैल्यू है, तो बेटा नीचे कंडीशन जिसकी लग रही है वही आपका P ऑफ B नीचे आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P A यूनियन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। देखो P ऑफ A स्लैश B की वैल्यू कितनी है 2/5 आ गई वैल्यू, और P A स्लैश B की वैल्यू कितनी है, इसकी इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय P ऑफ B। P ऑफ B की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, P ऑफ B की वैल्यू दे रखी है 5/13। ठीक है बेटा, ये जो डिवाइड में यहाँ पर 13 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ में ये डिवाइड वाला यहाँ पर क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई में कर दूंगा 13 को। तो आगे चलकर ये हमारा कैसा बन जाएगा 2/5, ये देखो डिवाइड वाला 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में और नीचे आ जाएगा ये डिवाइड में, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/13। ये तो आपकी आ गई P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई।
अब हम देखेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालने से पहले हम एक चीज देखते हैं, हमारे पास पी ऑफ ए क्या दिया है। तो देखो हमें 2 पी ए दे रखा है 5/13, ये दे रखा है 2 पी ए, हमें कितना दे रखा है 5/13, ये लिख दिया। ये डिवाइड वाला इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा 5/13 इंटू 2, तो हो जाएगा 5/26 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 5 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो हम अब लगाते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू। तो देखो पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5/26, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/13, तो यहाँ लिख दिए 5/13 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाली 2/13, तो यहाँ जाएगा क्या 2/13, तो इसको 5/26, ये आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गया क्या आएगा 3/13, एलसीएम ले लें आप कितना आ जाएगा 26, तो यहाँ पर 5 प्लस 13 टू जा 26, तो ये आ जाएगा 6, 6 और 5 11/26, तो आपका पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया 11/26, शायद आपको ये समझ आ गया होगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/11, फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, तो वो हमारे को फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। अब यूनियन की वैल्यू क्या दे रखी है 7/11 और पी ऑफ ए की वैल्यू 6/11, ये होता है 5/11 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन बी की हम वैल्यू हमें निकालनी है अभी, तो ये है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर ये 7/11 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये 6 और 5 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 11/11 हो जाएगा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो 6 और 5 11 हो गया, 11/11 तो कट गया, कितना बचा 1 बचा, तो ये आपका ये बन गया 7/11 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस में इस साइड प्लस भी, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 7/11, तो ये आ गया आपका 11 माइनस 7/11, 11 में से 7 गए तो क्या आ गया 4/11, तो हमारा तो यहाँ पर हमारा कितना आया, हमारा आया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/11 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 4/11, यहाँ तक तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा बोला है पी ऑफ ए स्लैश बी, तो पी ऑफ ए स्लैश बी क्या आएगा, देखो कंडीशन कौन लगा रहा है बी लगा रहा है, तो पी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अब देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमने 4/11 निकाला, और डिवाइड किससे करना है हमने पी ऑफ बी से, पी ऑफ बी हमारा क्या है 5/11, तो ये आ जाएगा 5/11, तो ये आप इसको करेंगे 4/11, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/5, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो 4/5 आ जाएगा आपका पी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास पी बी स्लैश ए, तो पी बी स्लैश ए, तो देखो पी बी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कंडीशन कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, तो नीचे क्या आएगा पी ऑफ ए। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4/11, डिवाइड कौन करेगा पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6/11, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6/11 इज इक्वल टू 4/11 मल्टीप्लाई 11/6, रेसिप्रोकल हो गया, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 2/3, तो हमारे पास पी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई बी ऑफ बी की, तो 2/3 आपकी इसकी वैल्यू आ गई। शायद यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, आपको ये चीज नहीं समझ आती तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं एकदम से नहीं समझ आते हैं, मगर वीडियो आप 1 2 बार रिवाइंड करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा समझ के अंदर, उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसकी लैंग्वेज को बहुत ध्यान देना है, और फिर सैंपल स्पेस आपका बिल्कुल सही फॉर्म होना चाहिए। क्वेश्चनों के अंदर सैंपल स्पेस गलत हो जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी का एक भी
आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी आउटकम्स कितनी आएंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको मेरे चैनल पसंद आता है और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी कोई क्वायरी होती है तो उसको बारे में भी आप लिख सकते हैं। जो कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को आगे अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। आज तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।